हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि अपने ऑफिस मैनुअल पार्ट 1 जो बुक है वो कंप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे। और इसके अंदर अपनों ने टोटल 6 चैप्टर अब तक पढ़ चुके हैं और इसकी वीडियोस जो है आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। ये सारी वीडियो जो है चैप्टर 6 तक वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे आप तो उसमें आपको OM1 कंप्लीट ऐसे मिलेगा प्लेलिस्ट। उसके अंदर सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, सीरियल वाइज जैसे जैसे मैंने आपको पढ़ाया है। तो आज अपने चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर नंबर 7 क्या है? जनरल प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग स्टाफिंग ऑफ प्रिंसिपल कंट्रोलर, कंट्रोलर ऑफिस, जनरल आउटलुक, ट्रांसफर एक्सेट्रा। दोस्तों, बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। ये आप खुद से भी पढ़ते तो भी आपको 99% समझ में आ जाता, ठीक है। लेकिन अपने बुक स्टार्ट कर रखी है एक साइड से, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जाए, आपको बीच में ना छोड़ा जाए, ठीक है। तो आप जब भी ये प्लेलिस्ट उठाओ, अभी 2 या 3 दिन में और लगेंगे, अपने को 10 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको कभी भी इन फ्यूचर वापस पढ़ना हो इस एग्जामिनेशन के लिए, एक्सेस के लिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मान लो टोटल 5-7 घंटे 8 घंटे जितने के भी वीडियोज़ होंगे सारे देख के आप वापस रिवाइज़ कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। ऐसा अपने एक सिस्टम बना लेंगे लास्ट तक। जैसे अभी OM1 करेंगे, फिर OM2, ऑडिट कोड, अकाउंट कोड, ये 4 मेन बुक जो हैं अभी अपने खत्म कर देंगे इनको धीरे धीरे। तो देखिए दोस्तों, क्या है पहला, जनरल नॉलेज ऑफ वर्क। दोस्तों, चैप्टर नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट दिया हुआ है जनरल नॉलेज ऑफ वर्क। मतलब आपको जब ऑफिस के अंदर आप काम करोगे तो आपको ऑफिस का जनरल नॉलेज होना ही होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़े, आपको रूल पोजीशन थोड़ी पता हो तो आपकी काम करने की एफिशिएंसी बढ़े और आप अच्छे से अपने राज्य के दायित्व को निभा सकें। ओके, तो क्या बोल रहा है पैरा नंबर 355 में? जनरल नॉलेज ऑफ द वर्क ऑफ द डिपार्टमेंट फैसिलिटेट्स। ये देखो यहाँ पे कॉमा लगा लो। ये क्या बोल रहा है? जनरल नॉलेज ऑफ द वर्क ऑफ द डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो जनरल नॉलेज है वो फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट करता है किसके लिए? फैसिलिटेट करता है, आपको क्या फ़ायदा देता है वो? इन पासिंग ऑफ द सबऑर्डिनेट अकाउंट्स एग्जामिनेशन, ऐसे एग्जाम। पहली लाइन में बोल रहा है दोस्तों ये कि जो जनरल नॉलेज है आपका डिपार्टमेंट के अंदर, आपको हेल्प करेगा ये एग्जामिनेशन पास करने के लिए, और टेंड्स टू डेवलप इंटेलेक्ट एंड बिजनेस आउटलुक। और आपके अंदर क्या क्या चीज़ें डेवलप होगी? आपकी बुद्धि डेवलप होगी और बिजनेस आउटलुक डेवलप होगा। ओके, हेल्प्स टू प्रोड्यूस गुड SOWASO, और आपको सहायता करेगा प्रोड्यूस अच्छे अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर्स अकाउंट्स। ओके, ये सारी चीज़ें जनरल नॉलेज ऑफ द वर्क ऑफ द डिपार्टमेंट, बस इतना सा है। ये सारी चीज़ें कर देगी, SES का एग्जाम पास करवा देगी, आप में बुद्धि डेवलप कर देगी और आपको अच्छा ये बनाने के लिए ये प्रयत्न करेगी। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमें जो जिस ऑफिस में हम काम करें उस ऑफिस का हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए कैसे क्या काम होता है। ओके, सेकंड क्या है? इट इज़ इन एडवाइजेबल फॉर WSO अकाउंट्स, सीनियर ऑडिटर, ऑडिटर एंड क्लर्क्स टू बी अवे फ्रॉम द मेन ऑफिस। ये इनएडवाइजेबल है दोस्तों। अगर यहाँ पे एडवाइजेबल लिख देता ये तो ये पॉजिटिव सेंटेंस होता, इसके आगे इन लगा दिया तो अब इनएडवाइजेबल, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है ये। मतलब आपको ये सलाह नहीं दी जाती WO को, इन लोगों को, कि आप मेन ऑफिस से दूर रहो और टू रिमेन इन एनी पर्टिकुलर सेक्शन, या पर्टिकुलर एक ही सेक्शन में रहो हमेशा, फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, मतलब बहुत लंबे टाइम तक, एज दिस रिजल्ट्स इन देयर गेटिंग आउट ऑफ द डेट इन देयर जनरल नॉलेज ऑफ द वर्क ऑफ द डिपार्टमेंट। अगर आप ऐसा काम करते हो, पहली चीज़ तो क्या करते हो? आप मेन ऑफिस से दूर रहते हो। दूसरी चीज़ आप क्या करते हो कि आप कोई पर्टिकुलर सेशन में बहुत लंबे टाइम के लिए रहते हो। और फ्रेंड्स, तीसरी चीज़ आप क्या करते हो, मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक, मतलब पहला मेन ऑफिस से दूर और दूसरा एक ही सेक्शन में लंबे टाइम तक, तो आपका ये जनरल नॉलेज कम कर देगी, आपके डिपार्टमेंट का नॉलेज कम कर देगी। अगर नॉलेज कम हो गया तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लग जाएगी, ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। ओके, आगे चलिए। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों? जनरल आउटलुक के बारे में बात कर रहा है। तो पैरा नंबर 357 में क्या बोला है? ऑल द मेंबर्स ऑफ द DAD के सभी मेंबर्स शुड कंसीडर इट देयर ड्यूटी टू इम्प्रूव द वर्क ऑफ द डिपार्टमेंट। हम सबको क्या करना है? ये हमारी ड्यूटी माननी है कि हमें डिपार्टमेंट का वर्क को इम्प्रूव करना है। टू बेटर इट्स रिलेशनशिप विद द डिफेंस सर्विसेज, हमें संबंध सुधारने हैं, हमें बेटर रिलेशनशिप डेवलप करने हैं डिफेंस सर्विसेज के साथ, मतलब जिनको हम सेवाएं दे रहे हैं, ओके, उनकी अथॉरिटीज़ के साथ। विद हुम दे हैव टू डील इन द कोर्स ऑफ देयर ऑफिशियल बिजनेस, जिनके साथ हम ऑफिशियल बिजनेस करते हैं, हमारा व्यापार है, जिनके साथ सरकारी व्यापार है, ठीक है, डिफेंस सर्विसेज के साथ, तो उनके साथ हमें अच्छे संबंध डेवलप करने हैं और डिपार्टमेंट का काम बढ़ाना है। एंड जनरली मेकिंग एंड मेंटेनिंग द डेवलपमेंट एज अ थोरोली एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूएबल टू गवर्नमेंट एंड अप्रिशिएटेड बाय द डिफेंस सर्विसेज। इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों? जनरली मेकिंग एंड मेंटेनिंग द डिपार्टमेंट, हमें डिपार्टमेंट को ऐसा बनाना है, ऐसा मेंटेन करना है एज अ थोरोली एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको खड़ा करना है, जो क्या हो? गवर्नमेंट को वैल्यूएबल हो और अप्रिशिएट की जाती हो डिफेंस सर्विसेज के द्वारा, क्योंकि डिफेंस सर्विसेज को हम सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, डिफेंस सर्विसेज के पर्सोनल्स को सर्विस दे रहे हैं, तो वो भी तो दोस्तों अपने को अप्रिशिएट करने चाहिए। ओके, और सरकार भी अपनी वैल्यू करनी चाहिए। आगे क्या बोल रहा है? गुड रिलेशन बिटवीन डिफेंस सर्विस एंड DAD, वो सेम बात है कि संबंध अच्छे होने चाहिए ताकि स्मूथ वर्किंग हो। अगला क्या है? पीरियोडिकल विजिट ऑफ PCDA CDA टू कमांड एरिया सब एरिया हेडक्वार्टर। दोस्तों, क्या क्या होता है, कई बार जो PCDA CDA जो है मेन ऑफिस से कमांड को, एरिया को, सब एरिया को
पीरियोडिकल विजिट करते रहते हैं वो, ठीक है। और ऐसा ही काम जो है हमारे जो लोकल ऑडिट ऑफिस के अंदर जो आईडीएस ऑफिसर्स मान लो एरिया अकाउंट्स ऑफिस में हैं या मेन ऑफिस में है, ठीक है, या एसएओ एओ जो है लोकल ऑडिट ऑफिस के अंदर, वो भी इनकी विजिट करते रहते हैं यूनिट्स की ऑडिट के पर्पज़ से, ठीक है। तो ये अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि जो हेल्प करती है उन आरपी कमांडर्स को, उनके जो आउटस्टैंडिंग केसेस हैं, ऑब्जेक्शंस हैं, ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो प्रीवियसली रेज किए गए हैं और उनके अकाउंट्स में कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें हेल्प करती है इनकी विजिट। ओके, समझ में आ रहा है आपको दोस्तों? बहुत ईजी है। आगे चलिए, आगे देखिए फ्रेंड्स क्या हो रहा है 361 में, ऑफिसर्स ऑफ द डिफेंस सर्विसेज। जो डिफेंस सर्विसेज के ऑफिसर्स जो हैं वो इतने इनकरेज होने चाहिए कि वो पर्सनली राइट कर सके पीसीडीए सीडीए को। इन पे बहुत ही ज़्यादा रियली इंपॉर्टेंट मैटर्स जो हैं जब कोई भी डिफिकल्टी अराइज हो, ओके, तो ये इतने इनकरेज होने चाहिए डिफेंस सर्विसेज, और पीसीडीए सीडीए भी इनको लिख सकें, ठीक है। तो ऐसा बॉन्डिंग जो है टू वे जो रास्ता है, हमेशा टू वे चैनल जो है इन दोनों के बीच में हमेशा रहना चाहिए। एक तो डिफेंस सर्विसेज और हमारा डिपार्टमेंट जो है, इनके बीच में टू वे चैनल जो है हमेशा ओपन रहना चाहिए, आपस में कम्युनिकेशन होता रहना चाहिए। दोस्तों अगर कोई भी हमें रिलेशन मेंटेन करना है, आप इनकी छोड़ो, कोई भी आप रिलेशन मेंटेन करना चाहते हो, तो दोस्तों आपका कभी भी कम्युनिकेशन गैप उसमें नहीं आना चाहिए। यू हैव टू कम्युनिकेट। अगर आप कम्युनिकेशन छोड़ दोगे तो देन रिलेशन विल कोलैप्स। ओके, तो ऐसा ही इनके साथ है कि इनको अगर अपना रिलेशन जो है मेंटेन रखना है, जारी रखना है, देन दे हैव टू कम्युनिकेट, दे हैव टू राइट ईच अदर। ओके, ये सारी चीज़ें इनको करनी पड़ेगी। आगे क्या है फ्रेंड्स, एजुकेशन ऑफ ऑफिसर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स। जो हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जो हैं, एस्टेब्लिशमेंट है जो हमारी, उनके एजुकेशन के बारे में क्या क्या नियम दिए गए हैं, क्या हमें अपनाने चाहिए, क्या हमारे ऑफिसर्स को करना चाहिए, वो सारी बातें इसमें दी गई है। देखिए 363 में क्या दिया हुआ है, द एजुकेशन ऑफ ऑफिसर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट इन देयर ऑफिशियल ड्यूटीज इज अ मैटर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन रिलेशन टू एफिशिएंसी एंड द कंट्रोलर शुड पे स्पेशल अटेंशन टू इट। क्या बोल रहा है दोस्तों, जो एजुकेशन है ऑफिसर्स की और एस्टेब्लिशमेंट्स की डिपार्टमेंट के, इज इन देयर ऑफिशियल ड्यूटी इज़ अ मैटर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। जो इनको ऑफिशियल ड्यूटी जो करनी है उसके अंदर ये इनको उसका पूरा काम का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ओके, ये प्राइमरी इंपॉर्टेंस है उनके रिलेशन में कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ाए, और पीसीडीए सीडीए की जो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पूरा अटेंशन दे इन चीज़ों पे। ओके, आगे देखिए फ्रेंड्स, एजुकेशन की तो बात कर ली कि ज़रूरी है हमें ऑफिशियल बिजनेस जो चलाना है उसको अच्छे से एफिशिएंटली हमारे वर्कर काम कर सकें। पर एजुकेशन इंक्रीज़ करोगे कैसे भैया? एजुकेशन इंक्रीज ऐसे कर सकते हैं, शॉर्ट लेक्चर बाय पीसीडीए सीडीए टू हिज ऑफिसर्स एंड डिस्कशन विद देम ऑन जनरल सब्जेक्ट। जो पीसीडीए सीडीए हैं वो अपने ऑफिसर्स के साथ शॉर्ट लेक्चर 10-15 मिनट का लेक्चर लेके डिस्कस करें जनरल सब्जेक्ट, जैसे फाइनेंशियल एडवाइस इनको देनी है, हायर ऑडिट की बात करनी है, और अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं, और डिपार्टमेंट में क्या सुधार किया जा सकता है, और आपको सबऑर्डिनेट के साथ कैसा व्यवहार रखना है, ठीक है। तमाम चीज़ें जो है वो पीसीडीए सीडीए को लेक्चर के माध्यम से देनी चाहिए। अगला क्या है फ्रेंड्स, आईडीएस ऑफिसर जो है, एसईओ जो है, एओ जो है, वो लेक्चर ले सकते हैं 10 से 15 मिनट का। ओके, वो लेक्चर ले सकते हैं 10 से 15 मिनट का डब्ल्यू को, सीनियर ऑडिटर को, पर्टिकुलर सेक्शन या कोई पर्टिकुलर ब्रांच पर, इनको समझाने के लिए कि आपको इस ब्रांच में क्या काम करना है। मान लो दोस्तों आपको पंचिंग मीडिया समझना है, ठीक है, मान लो आप मेन ऑफिस में हो, या आपको समझना है शेड्यूल 3 क्या होता है, या आपको समझना है डीपी शीट्स क्या होती है, या आपको समझना है ईडीपी सेक्शन का क्या काम है, या आपको समझना है एडमिन पे का क्या काम है, या आपको समझना है स्टोर सेक्शन का क्या काम है, ठीक है, या आपको समझना है और कौन सा सेक्शन रह गया, मिसलेनियस सेक्शन का काम समझना है, ठीक है, डिसबर्समेंट सेक्शन का काम समझना है। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें हैं, ये हमारे ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ऑफिसर टू एजुकेट द सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज़, ठीक है। हमारा एओ जो है, हमारा डब्ल्यू जो है, हमारा जो एसएओ है, हमारा एसीडीए है, हमारा डीसीडीए है, हमारा पीसीडीए है, और सीजीडीए भी इंक्लूड कर लो, ठीक है। इन सब की जिम्मेदारी है कि हमें एजुकेट करे हमारे काम के बारे में। दोस्तों जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो है इसी प्रकार से आपके 10 से 15 मिनट जो प्रैक्टिकल, ये तो अपने थ्योरेटिकल बातें पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली आपको पर्टिकुलर सेक्शन का वर्क आना चाहिए, पर्टिकुलर ब्रांच का काम आना चाहिए, ये हमारे ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है, ठीक है। आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, ये कि एजुकेट करना है, आप लेक्चर ले सकते हो, लेकिन आप वर्बल इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हो, वर्बल इंस्ट्रक्शंस बाय ऑफिसर्स टू जूनियर क्लर्क्स, ठीक है। जो भी आपके ऑफिस के अंदर क्लर्क काम कर रहे हैं, एमटीएस काम कर रहे हैं, ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर जो काम कर रहे हैं, उनको आप जो ऑफिसर जो वर्बल इंस्ट्रक्शन भी देंगे ऑन सच मैटर, कौन से मैटर्स पे, एज टू अवॉइड कॉमन मिस्टेक, कि भैया हम कॉमन मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, इनकरेक्ट एक्सप्रेशन इन ड्राफ्टिंग लेटर, आप कोई लेटर ड्राफ्ट कर रहे हो। दोस्तों देखिए, अब ये हमारा रूटीन, हमारी हैबिट होनी चाहिए कि हम लेटर को ड्राफ्ट कर सकें। हमें कोई टास्क दिया जाए तो हम उसको उस तरीके से लें। दोस्तों ये कोई एसएससी का एग्जामिनेशन नहीं है कि आप यहाँ पे किसी को बोलो या किसी पे एकदम ही डिपेंड हो जाओ कि सर हमें लेटर बता दो या हमें ऐसे बता दो। भी वो जो हम एग्ज़ाम पास करके आए हैं वहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत है। ये आपका डेली डे टू डे लाइफ में होनी चाहिए चीज़ें। आप ऑफिस के अंदर 10 लेटर पढ़ते हो, मान लो 10 लेटर आपसे नोट करवाए जाते हैं, तो 5 लेटर्स की लैंग्वेज आप पढ़ो, ठीक है। ये अच्छा तरीका है, आपकी समझ बढ़ने में, आपको इंग्लिश समझ में आने लग जाएगी। पहले 5 लेटर पढ़ोगे नहीं आएगी, अगले 5 पढ़ोगे तो 5% आएगी, अगले 10 लेटर और पढ़ोगे। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं मेनली, इंग्लिश के जो लेटर हैं वो लेटर ही पढ़ते रहो। आप सीजीडीए की वेबसाइट विजिट करो, हर दूसरे तीसरे दिन में क्या क्या उसमें अपडेट्स आए हुए हैं, बहुत ज्ञान पड़ा है उस वेबसाइट पर ही ओनली,
ठीक है। जब से आप रिक्रूट हुए तब से लेके आज तक देखते जाओ चीज़ों को, तो ऐसे आपकी चीज़ें प्रिपेयर होती चली जाएगी। लेटर्स लिखना ऐसे लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो इसके अंदर 15 और 15 नंबर का आएगा। फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, जो अंदर की बॉडी है 3 आपको एग्जाम्पल सॉल्व करवा दिया मैंने, 2018 का पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया, डीओ लेटर लिखवा दिए। अब इसके बाद आपके जो ऑफिस के अंदर लेटर आते हैं वो किस मैटर पे हैं वो देख सकते हो। जनरल कॉरेस्पॉन्डेंस की फाइल उठाओ, उसमें से आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आप स्किल डेवलप कर सकते हो अपने। ठीक है, यू हैव टू नॉट प्रॉपरली डिपेंडेंट ऑन अ वन पर्सन, इधर मी और अदर। ओके, आगे देखिए दोस्तों क्या है, वर्बल इंस्ट्रक्शन बाय ऑफिसर्स टू जूनियर क्लर्क्स ऑन सच मैटर्स एज टू अवॉइड कॉमन मिस्टेक। आपको जो जूनियर क्लर्क्स जो हैं उनको इंस्ट्रक्शन देना है, वर्बल दे सकते हो ताकि वो कॉमन मिस्टेक अवॉइड करें। इनकरेक्ट एक्सप्रेशंस इन ड्राफ्टिंग लेटर्स, जो ड्राफ्टिंग किया है लेटर का उनके उसके अंदर जो इनकरेक्ट एक्सप्रेशन है उसको आप अवॉइड करवा सकते हो। ए मेथोडोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द वर्क एंड डिस्पोजल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, अच्छा वर्क करे, कॉरस्पॉन्डेंस जो है, जो लेटरबाजी है उसको जो है डिस्पोजल उसका अच्छे से हो। द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग वर्क एब्सोल्युटली करंट एंड द अपकीप ऑफ रजिस्टर, कि भाई अच्छा काम करोगे तो उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, अपार में अच्छे नंबर मिलेंगे, अच्छे ऑफिसेज में संबंध अच्छे रहेंगे, स्टाफ के साथ ऑफिसर्स के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो और बता दो कि जो अप टू डेट है सारे रजिस्टर्स को अप टू डेट रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इस चैप्टर का एक भाग हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, पहले जनरल ड्यूटी बताई, उसके बाद अपने एजुकेशन के बारे में बताया, अब अपने ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में करते हैं। ट्रांसफ़र पॉलिसी के बहुत ही ईजी बातें हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में हम ट्रांसफ़र होते रहते हैं एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, एक कमांड से दूसरे कमांड में, डेली ट्रांसफ़र की लिस्ट आती रहती है। और जैसे कि अभी अप्रैल चल रहा है, ठीक है, अप्रैल का भी इसमें मैं बताऊंगा, एक अभी अप्रैल चल रहा है तो इस अप्रैल के अंदर क्या क्या बातें हो रही है ट्रांसफ़र से रिलेटेड। ओके, तो देखिए दोस्तों, ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है इसका स्कोप क्या है। ट्रांसफ़र ऑर्डर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव, डिसिप्लिनरी और कंपैशनेट ग्राउंड एंड दैट ऑफ न्यू रिक्रूट विल बी आउटसाइड द परफ्यू ऑफ द ट्रांसफ़र पॉलिसी। तो फ्रेंड्स, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है इन केस में एडमिनिस्ट्रेटिव, डिसिप्लिनरी, कंपैशनेट ग्राउंड और न्यू रिक्रूट्स, ये 4 केस जो हैं ये इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के परव्यू के बाहर की बातें हैं। ओके, ये चीज़ें इन पे लागू नहीं होती। ओके, तो ट्रांसफ़र पॉलिसी रिव्यूड ऑन एवरी 5 ईयर्स, 5 साल में, हर 5 साल में रिव्यू की जाती है। इन ऑर्डर टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांसफर्स, वॉलंटियर लिस्ट शुड इनवेरिएबली बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल रहा है दोस्तों कि इन ऑर्डर टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता जो है उसका सुनिश्चित करना है उसको ट्रांसफ़र के अंदर, तो वॉलंटियर लिस्ट इन शुड इनवेरिएबली बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो ट्रांसपेरेंसी रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांसफ़र की, तो उसके लिए दोस्तों ट्रांसपेरेंसी के नाम पे, या ऐसे बोल सकते हो ट्रांसपेरेंसी करने के लिए देखो क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या काम करती है। पहले जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे, ठीक है, आजकल ऑनलाइन होने लगे। ये किसके लिए किया गया? ट्रांसपेरेंसी के लिए किया गया है। ठीक है, बैंकिंग जो है, एसएससी के एग्जामिनेशन है, पहले चीटिंग हो जाती थी, ठीक है, ऐसा सुनते हैं अपने, जो बहुत सारे केस भी दर्ज होते थे। लेकिन आजकल जो ऑनलाइन लेने का जो सिस्टम है वो इसीलिए तो है कि ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ठीक है, पेपर लीक ना हो। तो इसमें ट्रांसफ़र के अंदर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसके लिए हर साल जो है सीजीडीए जो है वॉलंटियर लिस्ट मांगता है। उसके अंदर आपके चॉइस स्टेशन मांगे जाते हैं, 3 चॉइस स्टेशन भरोगे आप वॉलंटियर लिस्ट में, ठीक है। इसके बाद फिर आपकी सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से आपका रिकमेंडेशन और नॉट रिकमेंडेशन आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये हर साल होता है, आप कितने सीनियर हो, कितने जूनियर हो, ठीक है, उस स्टेशन पर जाने वाले कितने सीनियर हैं, तो ये ट्रांसपेरेंसी के लिए ये सारी बातें की जाती हैं। ओके, आगे चलिए फ्रेंड्स। आगे फ्रेंड्स एक टर्म का यूज़ किया हुआ है, डिफेंस अकाउंट्स प्लेसमेंट बोर्ड। डिफेंस अकाउंट्स प्लेसमेंट बोर्ड, जिसको बोलते हैं DAPB। ये क्या होता है? ऑल ट्रांसफर्स शैल बी रिकमेंडेड बाय द DAPB एंड अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सारे ट्रांसफर रिकमेंड किसके द्वारा किए जाते हैं? डिफेंस अकाउंट्स प्लेसमेंट बोर्ड के द्वारा। और अप्रूव्ड किसके द्वारा किए जाते हैं? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। करेगा कौन? DAPB। अप्रूव्ड कौन करेगा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ओके, अब दोस्तों जो हमारे ट्रांसफ़र के लिए जो स्टेशंस जो हैं, ठीक है, टेन्योर्स जो हैं हमारे, उनकी कैटेगरी के बारे में बात की गई है। 2 प्रकार के टेन्योर हैं, इनको कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है फ्रेंड्स हार्ड और टेन्योर स्टेशन, और दूसरा है फ्रेंड्स अदर्स। ओके, हार्ड या टेन्योर स्टेशन क्या है? दो स्टेशंस वेयर देयर इज़ लैक ऑफ नॉर्मल एमेनिटीज़ ऑफ लाइफ। दोस्तों जो नॉर्मल हमारी जो रोज़मर्रा की जो सुख सुविधाएं हैं उनकी कमी है वहाँ पे, ड्यू टू डिफ़िकल्ट कंडीशंस ऑफ सर्विस, ठीक है। और वहाँ पे जो कंडीशंस ऑफ सर्विस है वो बड़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मान लो आपके पास रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं होगी। मान लो हाई एल्टीट्यूड पे कोई हमारा ऑफिस है, ठीक है, ऊंचाई पे हमारा कोई ऑफिस है, तो वहाँ पे दोस्तों आपको क्रॉस करके जाना रास्ता, इतनी ऊंचाई पे जाना, ठीक है, आप अनकम्फर्ट हो सकते हो, इसलिए उनको हार्ड या टेन्योर स्टेशन बोला गया है। ओके, यहाँ पे आपको एक फिक्स टाइम के लिए रहना पड़ता है, इसके बाद आपको चॉइस पे पोस्टिंग कर दी जाती है, वो अपनी आगे पढ़ेंगे। अदर्स, इनके अलावा जो बचे वो सारे अदर्स हैं। ओके, आगे चलिए। अब फ्रेंड्स आगे क्या बता रहा है? ए टेन्योर विल बी फिक्स्ड फॉर हार्ड या टेन्योर स्टेशन। एक हार्ड या टेन्योर स्टेशन के, जैसे कि इसका नाम ही टेन्योर स्टेशन है, तो एक टेन्योर फिक्स कर दिया, एक कार्यकाल। टेन्योर को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कार्यकाल फिक्स कर दिया इसको, कार्यकाल, ठीक, कितनी अवधि तक आप उसमें रहोगे उसको बोलते हैं टेन्योर। ओके, तो मतलब ये फिक्स कर दिया। नॉर्मल टेन्योर इन अदर ऑफिस स्टेशन शैल बी 3 ईयर्स, ठीक है, मतलब नॉर्मल जो ऑफिस जो है, अदर ऑफिस जो हैं, उनका टेन्योर कितना है? 3 साल। और PCDA CDA इसको रिड्यूस करके 2 साल भी कर सकता है, लेकिन 2 साल से नीचे नहीं कर सकते। ओके, और छुट्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। जो अदर स्टेशन पे है वहाँ पे 30 छुट्टी मिलेगी, और हार्ड टेन्योर स्टेशन के अंदर 60 दिन की छुट्टी मिलेगी। समझ में आ रहा है दोस्तों? टेन्योर स्टेशन के अंदर फिक्स टेन्योर है, 2 साल का है मान लो, ठीक है,
मेनली 2 साल का ही रहता है यहाँ पे। और नॉर्मल जो अदर ऑफिसेज जो है वहाँ पे टेन्योर कितना है, 3 साल का। और जो PCDA CDA हैं जो इसको रिड्यूस कर सकते हैं 2 साल से 2 साल तक, लेकिन 2 साल से नीचे नहीं करेंगे इसको। और छुट्टियाँ जो है अदर स्टेशन पे 30 दिन की है, तो हार्ड पे इतनी है 60 दिन की। ट्रांसफ़र फ्रॉम हार्ड या टेन्योर स्टेशन, हार्ड टेन्योर पूरा होने के बाद आपसे 3 चॉइस मांगी जाती है, ठीक है। 3 चॉइस की प्रेफरेंस भरवाते हैं आपसे। और दोस्तों 99% चांसेस है कि आपका फर्स्ट चॉइस पूरा कर दिया जाए, ठीक है। मान लो 1 2 3 चॉइस भरी आपने, पहला भर दिया दिल्ली, दूसरा भर दिया मेरठ और तीसरा भर दिया देहरादून, ठीक है। तो आपका 99% चांसेस है कि आपका दिल्ली कर देंगे वो, ओके। और ये नहीं हो पाता दूसरा तो करेंगे ही करेंगे। पूरी सर्विस में 2 टर्म्स एट हार्ड टेन्योर स्टेशन, पूरी सर्विस में आप 2 बार तक ही हार्ड टेन्योर स्टेशन में जा सकते हो। और 3 मंथ पहले ही ट्रांसफ़र ऑर्डर आ जाते हैं हार्ड टेन्योर स्टेशन में। मान लो 24 महीने का हार्ड टेन्योर स्टेशन आपका, ठीक है। तो इसकी तैयारी फ्रेंड्स 6 महीने पहले ही हो जाएगी एडवांस में, किस बंदे का ट्रांसफ़र करना है, इसके 2 साल होने वाले हैं, ठीक है। और आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर 3 मंथ पहले ही आ जाएगा, देखो कितनी अच्छी बात है, ठीक है। तो किसी को भी अपने चॉइस स्टेशन जाना है, अपने घर जाना है, ठीक है, या कोई पॉपुलर स्टेशन पे जाना है, ओके, बड़ी सिटीज़ में जिसको रहना है, तो पहले हार्ड टेन्योर जाओ और वहाँ पे 2 साल कंप्लीट करो, उसके बाद प्रेफरेंस करो, आपको वहाँ पे पोस्टिंग मिल जाएगी, ओके। आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे आ गया फ्रेंड्स, देखिए मैनिंग ऑफ वैकेंसीज एट हार्ड या टेन्योर स्टेशन। अब आपको जो मैनिंग क्या होती है, मैनिंग दोस्तों हार्ड या टेन्योर स्टेशन पे लोगों को भेजना, मतलब रिक्रूटमेंट करना, उसको बोलते हैं मैनिंग, ओके। तो वो हार्ड या टेन्योर स्टेशन भरे कैसे जाते हैं, एक तो आ गया वॉलंटियर फॉर दैट स्टेशन, मतलब वॉलंटियर मांगे जाते हैं कि भाई अपना नाम दे दो जिसको हार्ड स्टेशन जाना है, तो वो एक तो इस तरीके हो जाए। या स्टेशन सीनियर हु नेवर सर्वड एट हार्ड टेन्योर, मान लो वॉलंटियर लिस्ट के अंदर इतने नाम आए ही नहीं, तो फिर स्टेशन सीनियरिटी देखी जाएगी और जिसने हार्ड या टेन्योर स्टेशन नहीं किया उसको वहाँ भेजा जाएगा, ओके। आगे है फ्रेंड्स, ट्रांसफ़र टू ऑफिसेज हैविंग ए सब्सटेंशियल थर्ड पार्टी पेमेंट फंक्शन। ऐसे ऑफिसेज जहाँ पे थर्ड पार्टी पेमेंट इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी पेमेंट इन्वॉल्व हैं, इसको अपने डिपार्टमेंट में दोस्तों सेंसिटिव ऑफिसेज बोलते हैं, सेंसिटिव ऑफिसेज। और ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर जाते थर्ड पार्टी को अपने पेमेंट करते हैं और थर्ड पार्टी जो है वहाँ से हमारे गवर्नमेंट के लिए कुछ काम कर रही है, ठीक है। मेनली AOGE ऑफिस जो होते हैं हमारे, मान लो स्टोर कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन है, ठीक है, जो आर्मी को सप्लाई करते हैं सामान, और आर्मी जो है उनका क्लेम जो है एक्सपेंडिचर जो है एक्सपेंडिचर को क्लेम करती है, ओके। तो इनके अंदर थर्ड पार्टी पेमेंट जो है इनके ऑफिस के भी अलग नियम हैं। क्या नियम है देखिए आगे। तो देखिए फ्रेंड्स क्या दिया गया है, टू एंश्योर एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ एफिशिएंसी इन डिस्चार्ज ऑफ दिस फंक्शन। मतलब ये जो फंक्शन है जो सेंसिटिव का जो है थर्ड पार्टी पेमेंट कर सके, उसकी जो एफिशिएंसी जो है एम्प्लॉयज़ में बहुत अच्छी रहे, वो आपकी अपार पे डिपेंड करता है, ओके। ड्यू वेटेज शेल बी गिवन टू द अपार प्रोफाइल ऑफ द अवेलेबल स्टाफ, ठीक है। आपकी अपार ख़राब है, मान लो आपको 4 से नीचे अंक मिले हैं, तो आपको इन सेंसिटिव ऑफिस में नहीं भेजा जाएगा, बिकॉज आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब है, ठीक है, आपका क्रेडिट ख़राब है। यू आर नॉट अवेलेबल टू बी पोस्टेड इन द AOGE और स्टोर कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन और अदर थर्ड पार्टी पेमेंट सेक्शन इन आर डिपार्टमेंट, ओके। तो अभी क्या चल रहा है दोस्तों, क्या नियम है इसके अंदर, 2 टेन्योर में मिनिमम कूलिंग पीरियड 3 साल का रहता है। मतलब क्या है, आपको टोटल 3 साल 3 टेन्योर मिलेंगे इनके, 1 2 और 3 टेन्योर सेंसिटिव के। और जो 2 टेन्योर के अंदर जो मिनिमम टाइम है वो 3 साल का होना चाहिए। मतलब 3 साल के, मान लो एक बार आपने सेंसिटिव ऑफिस कर लिया, एक बार आपने थर्ड पार्टी पेमेंट जो ऑफिस है वो कर लिया, उसके बाद आपको 3 साल का वेट करना पड़ेगा वापस कोई और सेंसिटिव या उसी सेंसिटिव आने के लिए, ठीक है। 3 ही टेन्योर है, 3 साल का गैप है। आगे चलिए फ्रेंड्स क्या है, टाइमली रोटेशन ऑफ स्टाफ इन सच ऑफिसेज शैल बी मॉनिटर्ड बाय द PCDA CDA। और ऐसे ऑफिस के अंदर स्टाफ का प्लेसमेंट करना है तो ये PCDA CDA के द्वारा निर्धारण किया जाता है, ठीक है। आगे चलिए फ्रेंड्स, और आगे अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो ट्रांसफ़र है इसका, इससे एग्जाम्पशन चाहिए या आपको डेफरमेंट चाहिए, तो इसके लिए कुछ बातें जो हैं, कुछ नियम क्लॉज दिए गए हैं। मान लो कोई भी सफरिंग फ्रॉम सीरियस एलिमेंट, कोई भी एम्प्लॉय है या उसका फैमिली मेम्बर है, कोई सीरियस एलिमेंट, एलिमेंट मतलब बीमारी से ग्रसित है, मान लो किसी को TB हो गया, कैंसरस है, ठीक है, और मान लो कोई सर्जरी हुई है, कोई कॉम्प्लेक्स सर्जरी हुई है, तो इस केस में आपको ट्रांसफ़र से एग्जाम्प्ट किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह पे जब ट्रांसफ़र होता हो तो सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, आपके रहने सहने का स्तर, आपका क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, आपके मान लो जिस जगह जा रहे हो वहाँ पे खाने पीने की हैबिट्स चेंज हो जाएगी, ओके। तो ये सारी तमाम चीज़ें आपके साथ घटित होगी। इसके लिए जो इन बीमारियों से पीड़ित हैं वो, इनको काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए इनको डेफरमेंट या एग्जाम्पशन दिया गया है। या जिनके बच्चे डिफरेंटली एबल्ड हैं, ओके, दिव्यांग बच्चे हैं और वो स्टडी कर रहे हैं किसी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट या स्कूल के अंदर, ठीक है, और जहाँ पे आपका ट्रांसफ़र किया जा रहा है वहाँ पे उस प्रकार की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, या अवेलेबल है भी तो वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी आपकी प्रेजेंट ऑफ स्टेशन पे है, तो आपको इसके अंदर एग्जाम्प्ट किया जाएगा। एजुकेशनल ग्राउंड वेयर द चाइल्ड इज़ इन 10th एंड 12th, अगर आपके बच्चे 10वीं और 12वीं के अंदर भी हैं तो भी आपको एग्जाम्पशन दी जा सकती है, ठीक है। और ये दोस्तों इन केस पे मैंने देखा है, अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ, एग्जाम्पशन दी है, बहुत सारी एग्जाम्पशन दी गई है इस केसेस पे, इन केसेस में, ओके। और 56 साल से ज़्यादा वालों को भी एग्जाम्प्ट करते हैं इसमें। मान लो जिसकी एज 56 साल से ज़्यादा है उसको भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। मान लो वो जिस प्रेजेंट स्टेशन पे है, कोशिश करते हैं कि उसके होम टाउन भेज दिया जाए उसको,
ठीक है, कोशिश ये की जाती है अगर होम टाउन नहीं भी भेजे तो भी 56 साल के बाद उसको जिस प्रेजेंट सर्विंग स्टेशन पे है उसी की उसको ड्यूटी करनी है लास्ट तक 60 साल तक। ओके, अगला है दोस्तों स्टेट ऑन एक्सपेंस। जो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रेंड्स, वो मान लो हम डिमांड करते हैं हमारी तरफ से और हम बोलते हैं कि हम अपने खर्चे पे चले जाएंगे। ओके, तो वो क्लॉज भी है कि आप अपने खर्चे पे चले जाओ तो शिफ्टिंग का जो ट्रांसफ़र का जो पैसा लगेगा वो सारा खुद का लगेगा। एक दोस्तों स्टेट मतलब गवर्नमेंट जो है वो आपको पे करती है आपको ट्रांसफ़र ग्रांट। ठीक है, आपकी जो बेसिक तनख्वाह है उसका 80% मिलेगा प्लस आपको लगेज का क्लेम मिलेगा। ठीक है, ये अलग अलग है, ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर, डब्ल्यू ए ओ, इन सब के लिए ये चीज़ें अलग अलग है। ये 80% बेसिक जो है ये ट्रांसफ़र ग्रांट ये सब में सेम रहेगी। लगेज का किसी को 25 रुपये प्रति किलोमीटर मिलता है। ठीक है, वो सामान के हिसाब से 3,000 किलो सामान है, 6,000 किलो सामान है। ठीक है, वो अलग अलग कंडीशन है, उस पर अपने नहीं जाएंगे। ओके, अगला चलिए फ्रेंड्स, 12 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है, जनरल प्रिंसिपल गवर्निंग इंटर ग्रांट ट्रांसफ़र। दोस्तों जो इंटर कमांडेड ट्रांसफ़र है हमारे डिपार्टमेंट के अंदर आपको कमांड्स मैंने याद करवाई थी। ठीक है, मैप के जरिए, तो उन कमांड्स के अंदर नॉर्दर्न, सदर्न, ठीक है, सेंट्रल कमांड, वेस्टर्न कमांड और साउथ वेस्टर्न कमांड, और एक इसके अंदर बेंगलुरु जोड़ दो मान। ओके, आर्मी के अंदर यहाँ पे मैंने बताया था कि कोलकाता आ जाएगा, इसमें कोलकाता की जगह आप क्या लगा दोगे, बेंगलुरु लगा दोगे। तो फ्रेंड्स आपको एक कमांड से दूसरी कमांड के अंदर आपको ट्रांसफ़र करना है तो ये CGDA के द्वारा किए जाएंगे। ओके, तो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू ऑफिशियल टू सर्व इन स्टेशंस ऑफ देयर चॉइस, मतलब ये ऐसी जो मैंने बताया ना अभी वॉलंटियर लिस्ट, तो वो यही होती है दोस्तों, इंटर कमांड ट्रांसफ़र के लिए होती है। ठीक है, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है ऑफिशियल्स को कि मतलब जहाँ पे अपने चॉइस स्टेशन पे वो सर्व कर सके। ओके, आगे चलिए फ्रेंड्स, ये जो ट्रांसफ़र जो है दोस्तों अक्टूबर और अप्रैल में जनरली किए जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों अभी अप्रैल मंथ चल रहा है तो आप CGD की वेबसाइट जब विजिट करोगे तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इंटर कमांड ट्रांसफ़र। ठीक है, एक कमांड से दूसरी कमांड की। ये मैं आपको शुरू में जो बता रहा था कि अप्रैल के बारे में बताऊंगा कुछ बात, तो ये वो ये थी। ठीक है, आपसे पहले नाम मांगे गए, ठीक है, और फिर उसके हिसाब से आपके ट्रांसफ़र किए जाते हैं। स्टाफ विद इन ए कंटिन्यूअस टेन्योर ऑफ मोर देन 5 ईयर अंडर वन कमांड कैन रिक्वेस्ट फॉर चेंज थ्रू द हाफ ईयरली एक्सरसाइज। मतलब जिसको एक कमांड के अंदर 5 साल हो गए उसके बाद वो हाफ ईयरली एक्सरसाइज, मतलब ये अक्टूबर और अप्रैल मतलब 6 महीने है ना। ठीक है, तो मतलब अक्टूबर के बाद मान लो अप्रैल है तो साल में 2 बार हो रहा है, मंथ 12 महीने में, तो 6 महीने इसको टाइम बोल दिया। ठीक है, तो इसके बेस पे आप इसको टेन्योर पूरा कर लो 5 साल, फिर आप इंटर कमांड ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगला है सेंट्रली कंट्रोल्ड स्टेशन। दोस्तों कुछ स्टेशन ऐसे हैं जो सेंट्रली कंट्रोल्ड हैं, CGDA के द्वारा कंट्रोल्ड हैं, और वहाँ पे अलग से लिस्ट निकाली जाती है। ठीक है, आप इनको हार्ड या टेन्योर स्टेशन भी बोल सकते हो। तो क्या है, ट्रांसफर टू नॉर्दर्न रीजन प्रेजेंटली बीइंग कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द CGD ऑफिस शुड बी गवर्नड सेपरेटली। ओके, जो नॉर्दर्न रीजन जो है हमारा उसका CGD ऑफिस के द्वारा संचालन किया जाता है और वहाँ पे ट्रांसफर से रिलेटेड जो भी बातें होती है वो CGD ही करेंगे। ट्रांसफर टू पोर्ट ब्लेयर एंड भूटान शैल कंटिन्यू टू बी इफेक्टेड बाय द CGD ऑफिस थ्रू ए सेपरेट पैनल। एक सेपरेट पैनल बना हुआ है, पोर्ट ब्लेयर ट्रांसफर चाहिए, भूटान चाहिए, ये पिछले 5 साल के APR देखते हैं, 3 साल की देखते हैं। ठीक है, कंपनसेंट्री अलाउंस मिलता है वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें हैं, तो ये सारे CGD ऑफिस के अंदर अलग पैनल बना हुआ है, वो ये सारी चीज़ें देखता है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट टॉपिक इसमें क्या था, हैंडिंग, टेकिंग और रिपोर्ट। जब भी आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग जाते हो या ऑफिसर जाता है तो उसको एक फिक्स फॉर्मेट दिया हुआ है एनेक्सर ए के अंदर, वह बुक में जाके देखोगे तो आपका मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट के नाम लिख रखे हैं, नीचे हैंडिंग ओवर, रैंक वगैरह, फिर इधर टेकिंग ओवर, रैंक वगैरह लिख रखी है। ठीक है, ये मुझे इतना इंपॉर्टेंट डेली गया तो उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया। वैसे जनरली आपको पता है जब टास्क चेंज होता है तो आपको हैंडिंग और टेकिंग ओवर करनी पड़ती है। ओके, तो दोस्तों इजी चैप्टर था, हमने कंप्लीट किया इसको, तो इसको वीडियो को यहीं रैप करते हैं हम। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड डे।